हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की। जैसा कि कई सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करके भी कहा और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवाइए। तो उस दिशा में हमने काम करते हुए अभी रिसेंटली जो फरवरी माह में, इसी 2023 में फरवरी में जो परीक्षा हुई है यूजीसी नेट की, उस परीक्षा का एक पेपर जो है, फर्स्ट पेपर का, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 28 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें जो है पूरे 50 प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं, जैसा कि जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने नेट दिया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा कि नेट की परीक्षा में लगभग 7 से 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के आते हैं। तो आपको मैं पूरा हल करके भी बताऊंगा मैथ्स के क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि आंसर बता दिया आगे बढ़ गए। हम पूरा आपको उसका कैसे वो आया आंसर उसका, वो पूरा हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और हम आपको जो फरवरी माह में एग्ज़ाम हुआ उसके सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट पेपर का ये हल जो है करवाने जा रहे हैं। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस तालिका के आधार पे जो है प्रश्न के उत्तर देना है। तो पहले हम इसका पैरा पढ़ लेते हैं, क्या दिया है इन्होंने। निम्नलिखित तालिका सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, पुर्तगाली और अरबी के प्रथम भाषा के वक्ताओं की संख्या को दर्शाती है। विश्व भर में 3800 ज्ञात भाषाएं हैं। 1/7 भाषाओं के अगले 40 वर्षों में विलुप्त होने की आशा है और 72.5 यानी कि 72.5% भाषाओं के अगले 100 वर्षों में विलुप्त होने की संभावना प्रकट की गई है। विश्व की जनसंख्या का 3/7 भाग प्रथम भाषा के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली 7 भाषाओं के वक्ताओं का है और इसके अतिरिक्त एक द्वितीय भाषा के रूप में 1.7 बिलियन वक्ता 7 भाषाओं में से एक भाषा के वक्ता हैं। इस तालिका के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपको 5 प्रश्न इसी तालिका के आधार पे आपको तालिका दी गई, तालिका में आपको ये पैरा ठीक ढंग से पढ़ना है, पूरा समझ के पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इस तालिका का अध्ययन कर लेना है। इसमें दिया गया है सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली उन 7 भाषाओं को दिया गया है और उन भाषा को बोलने वाले प्रथम भाषा के रूप में वक्ता जो हैं वो मिलियन में दिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी 1386, चीनी 1000, स्पेनिश 280, रूसी 270, फ्रेंच 220, पुर्तगाली 160 और अरबी 140। तो ये हो गया आपका जो मटेरियल जो इसके लिए दिया गया है। 5 प्रश्नों का आपको इसी के आधार पर उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली 7 भाषाओं के कितने वक्ता प्रथम या द्वितीय भाषा में कोई एक बोली जाने वाली भाषा है। तब अब यहाँ पे क्या है कि टोटल टोटल करके आपको बताना है, ठीक है। और उत्तर जो है आपको बिलियन में देना है। तो यहाँ पे एक आपको ये पता होना चाहिए कि 1 बिलियन बराबर कितने मिलियन होता है। तो पहले यही जान लेते हैं 1 बिलियन बराबर कितने मिलियन होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि 1 बिलियन बराबर होता है, ये पेन पेपर आप ले करके बैठिए क्योंकि यहाँ पे आपको प्रश्नों को हल करना होगा। हम आपको बता रहे हैं वैसे लिख लीजिए आप और उस हिसाब से हल करिएगा। आगे जो भी मॉडल सेट हम लगवाएंगे उसमें 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियन, ठीक है। 1000 मिलियन होता है। तो अब हमें यहाँ पे पूरा टोटल करने को, इसने टोटल की बात की है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक ये आंकड़ा आपको पता है 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली 7 भाषाओं के कितने वक्ता प्रथम या द्वितीय भाषा में कोई एक बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो कितने वक्ता हैं टोटल कर लेंगे इसको। और जब हम इसको टोटल करेंगे, आप लोग टोटल करके देख लीजिएगा, हमने इसको टोटल किया है, हमने पूरा लगाया है तब आपको बता रहे हैं। इसको टोटल करेंगे जब तो आएगा आपका 3456, 3456 क्या मिलियन, ठीक है, क्योंकि आंकड़ा मिलियन में ही दिया गया है।
अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन होता है, तो हम इसको 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको बिलियन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3.456 बिलियन आ गया। ठीक है, अब आगे और आपको पैरा में जब देखेंगे तो दिया है कि इसके अतिरिक्त एक द्वितीय भाषा के रूप में 1.7 बिलियन वक्ता 7 भाषाओं में एक भाषा के वक्ता हैं। इन्हीं 7 भाषाओं में एक भाषा के वक्ता द्वितीय भाषा के रूप में हैं। ठीक है, वो कितने हैं? 1.7 बिलियन, वो आंकड़ा बिलियन में आपको दिया गया है, तो 1.7 बिलियन हो गया। ठीक है, 7 के बाद कुछ नहीं तो 0 मान लिया जाता है। तो इनको हम ऐड कर लेंगे और ऐड करके जितना आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आ गया 5.156 बिलियन। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इस कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप नहीं लगा सकते। इसका उत्तर यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 5.156 बिलियन हो गया। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुझावित उत्तर सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली 7 भाषाओं के प्रथम भाषा के वक्ताओं के उस अंश का सर्वाधिक निकटता से प्रतिनिधित्व करता है जो स्पेनिश या फ्रेंच के वक्ता हैं? अब यहाँ आपको देखना है, आपने पहले ही क्वेश्चन में जोड़ा था टोटल सारणी पे जो हैं, सारणी में जितने भी ये प्रथम वक्ता हैं इनको जोड़ा था, तो आपका कितना आया था? आपका आया था 3456। ठीक है, अब उस 3456 में से ये क्या कह रहा है कि स्पेनिश और फ्रेंच। ठीक है, इसने किसकी बात की है? स्पेनिश और फ्रेंच को हम देखेंगे। प्रथम उस स्पेनिश और फ्रेंच का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक निकटता से कौन करता है? तो आपको उत्तर इसमें बताना था कि कितना भाग स्पेनिश और फ्रेंच को मिला करके कितना भाग बन रहा है। कुल मिला के इस प्रश्न का आशय, आपको सबसे बड़ी बात है यहाँ पे प्रश्न का आशय समझना है, प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो स्पेनिश और फ्रेंच को मिला करके कितना भाग उस टोटल जो प्रथम वक्ता हैं उनका जो कुल बोले जाने वाली मिलियन में लोग हैं वो कितने हैं? 3456। तो अब कितना भाग ये पूछ रहा है कि कितना भाग स्पेनिश और फ्रेंच का है, तो क्योंकि आप सारणी में देखिए स्पेनिश जो हैं वो 280 हैं। ठीक है, 280 स्पेनिश हैं और फ्रेंच कितने हैं? 220। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 500। ठीक है, अब अगर हमें 3456 में 500 कितना भाग हुआ, तो 500 बटे 3456 कर देंगे और ये लगभग आ जाएगा 5 सते 35। आप देख रहे हैं ना 3456 यहाँ पे है, तो 5 सते 35, तो लगभग निकटस्थ पूछा ना, तो 500 एक कम 500 और 500 सत्ते 500 3 500 सत्ते 3500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3456 3500 के सबसे निकट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/7वां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, विलुप्त होने वाली भाषाओं के वक्ताओं की संख्या वर्तमान में कितनी है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें अगले 40 वर्षों में विलुप्त होने की आशा 1/7 की है। ठीक है, अगले 100 वर्षों में विलुप्त होने की संभावना प्रकट की गई है, लेकिन वर्तमान में कितने विलुप्त हो रहे हैं ये नहीं बताया गया है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पे ये बताया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है चौथा, अगले 100 वर्षों में कितनी भाषाओं के विलुप्त होने की आशा की गई है? तो आप पैराग्राफ में देखेंगे दिया है कि आशा है और 72.5% भाषाओं के अगले 100 वर्षों में विलुप्त होने की संभावना प्रकट की गई। कितनी? 72.5 अगले 100 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगी। और टोटल विश्व भर में भाषाएं कितनी ज्ञात हैं? 3800। तो 3800 का हम 72.5% निकाल लेंगे, बस हमें ये हो जाए उत्तर मिल जाएगा कि कितने 100 वर्षों में विलुप्त होंगी। आइए देखते हैं, 3800 टोटल भाई विश्व भर में जो भाषाएं ज्ञात हैं वो कितनी हैं? 3800 हैं। और कह रहा है कि 72.5 जो है वो 100 वर्षों में विलुप्त हो जाएंगी। तो 3800 गुणे 72.5 बटे 100, 0 से 0 काट देंगे। 3800 को 72.5 से हम गुणा करेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा 2755। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा 2755। गुणा करके देख लीजिएगा, ये हमने करके किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन हमने खुद से करके तब आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप 38 को 72.5 से गुणा करेंगे तो 2755 आ जाएगा। अगला देख रहे हैं, पांचवा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सुझावित उत्तर विश्व की जनसंख्या के उस समानुपात का समीपस्थ अनुमान है जो प्रथम भाषा के रूप में चीनी भाषा के वक्ता हैं। अब यहाँ पे आपको देख लेना है चीनी भाषा के वक्ता कितने हैं। चीनी भाषा के वक्ता हैं आपके 1000 प्रथम भाषा के। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता है कि चीनी भाषा के वक्ता आपके कितने हैं, वो हैं 1000। इसको इधर लिख लेते हैं, 1000 हैं। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विश्व की जनसंख्या के उस समानुपात का समपरस्पर अनुमान है। ठीक है, समानुपात का अनुमान आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है ये, अब हम पहले विश्व की जनसंख्या तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे विश्व की जनसंख्या को हम यक्स मान लेते हैं। और फिर ये कह रहा है, पैराग्राफ में बताया है इसने कि विश्व की जनसंख्या का 3/7 भाग प्रथम भाषा के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोले जाने वाली 7 भाषाओं के वक्ताओं का है। तो 3/7 तो यक्स गुणे 3/7। और जाहिर सी बात है, आपने पहले प्रश्न में देखा कि आपने सातों भाषाएं बोली जा रही हैं प्रथम भाषा के रूप में, उनके टोटल लोगों का जो आपने निकाला है, जो उनकी संख्या है वो 3456 मिलियन है। ठीक है, ये भी आपको पता है। अब हम इसी समीकरण को, ये आपका एक समीकरण यानी कि यक्स इंटू 3/7 यानी कि विश्व की जनसंख्या का 3/7 भाग प्रथम भाषा है, प्रथम भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या है। तो यक्स, तो इसका समीकरण बन गया यक्स गुणे 3/7 बराबर 3456। अब हम इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए जब हम 3/7 को उधर ले जाएंगे तो 7 ऊपर हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा, फिर से इसको हम हटा के और स्क्रीन पे इसके आगे का स्टेप कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, x इंटू 3/7 इक्वल टू 3456। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम उस ओर ले जाएंगे समीकरण को, तो x बराबर हो जाएगा 3456 इंटू 3/7 उधर जाएगा तो 7/3 हो जाएगा। अब 3 से इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर कर लेते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1152 आ गया। अब 1152 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8064। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट यही आएगा। 7 दूनी 14 के 4 हाथ लगाए, 7 पच्चे 35, 1 36 के 6 हाथ लगाए, 7 1 के 7 36 के 6 हाथ लगा 3, 7 1 के 7 3 10 के 0 हाथ लगा 1 और 7 1 के 7 1 8, तो 8064 आ गया। अब चीनी भाषा बोलने वाले वक्ताओं की संख्या कितनी थी, 1000 थी। ठीक है, तो 8064। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 लोग। 8064 है टोटल जनसंख्या, और चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, 8064 मिलियन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितनी है टोटल जनसंख्या, 8064 मिलियन, और चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या क्या है, 1000 मिलियन। तो 8 में से 1 लोग, निकटस्थ यही तो हुआ, 8 में से 1 लोग चीनी भाषा प्रथम भाषा के रूप में बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 1। अगला है, छठा प्रश्न है, एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को पृथक कर देता है। तो ये किसका उदाहरण है, ये एक सामान्यीकरण का उदाहरण है कि पहले वो विविध वस्तुओं को के मध्य भेद करने की बात को वो अपने अंदर समाहित करता है, सीखता है, और उसके बाद में क्या करता है, वो एक एकल अवधारणा बनाता है, उसको सबको समाकलित करता है और उसको एक एकल अवधारणा का निर्माण करता है और फिर उस विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। तो ये एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या विकास मॉडल गैर तकनीकी गैर वैज्ञानिक मॉडल के अंतर्गत आता है। तो ये है ऑप्शन डी आपका इसमें सही है, मुक्त कक्षा मॉडल। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, इसमें आपको फिल करना है, किसी खाली स्थान दिया गया है, आगे लिखा गया है, किसी व्यक्ति अथवा समूह की कलाकृतियां, संसाधन और उपलब्धियों का डिजिटीय संग्रह है जो व्यक्तिगत ऑनलाइन स्थानन निर्मित करते हैं, वह डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई पोर्टफोलियो। अगला है 9वां प्रश्न है, जैस्मीन ने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला कक्ष में अपनी प्रयोगशाला परीक्षा के समय
एक 5 मिलीलीटर पिपेट का प्रयोग किया, किंतु पाठ्यांक सही नहीं था। जब वह हतोत्साहित होने लगी तब उसकी मित्र रंजीता ने उसे पिपेट को ठीक से पकड़ने और रसायन को सही ढंग से डालने का सुझाव दिया। अब उसने सफलता प्राप्त की और अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो आपको अब जैसे इतना बड़ा प्रश्न संख्या 9 जो है वो इतना बड़ा पैरा टाइप का दिया गया है, बहुत लोग इसको देख करके घबरा जाते हैं, जबकि आपको घबराना नहीं है और बिल्कुल धैर्यपूर्वक इस प्रश्न को पूरा पढ़ना है और उसी में उत्तर छिपा है। क्योंकि आप देखेंगे जब हायर लेवल पर हम परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट तो पूछता है, लेकिन बहुत फैक्ट नहीं पूछता, वो आपके व्यवहार में क्या है, जो आपने पढ़ा है उसको व्यवहार में कितना उतार पाए हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी वही है, यानी कि जब वो अकेले कर रही थी, ठीक है, और किसी का सहारा नहीं ले रही थी, तो उसका बार बार जो उत्तर था वो गलत आ रहा था। जब उसकी जो मित्र है जो उसके समीप में ही थी, उसके पास में वो थी, तो उसने उसको गाइड किया और जब गाइड किया तो उसका उत्तर सही आने लगा। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है समीपस्थ विकास क्षेत्र का। कहने का मतलब उसके समीप में, उसके बगल में जो उसकी मित्र थी उसको पता था, वो उस बारे में जानकार थी। ठीक है, तो वो क्योंकि उसका माइंड विकसित है तो उसने उसको गाइड कर दिया, सजेस्ट कर दिया, उसका भी सही होगा। तो ये समीपस्थ विकास क्षेत्र का उदाहरण है। अगला है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण अधिगम बंडूरा की अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में से एक के तत्व हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए, बी, डी और ई। यानी कि सी को छोड़ करके, प्रकटीकरण को छोड़ करके बाकी सारे, चाहे वो ध्यान है, प्रतिधारण है, उत्पादन है, अभिप्रेरण है, ये सब जो है बंडूरा के अधिगम संबंधी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के परिणामों में से एक तत्व हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों को आपको बताना है कि सही हैं या गलत हैं, या एक सही है या दोनों सही हैं। तो इसमें पहला है, अनुप्रयोगात्मक शोध सामान्यीकरण और सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंधित होता है। दूसरा है, मूलभूत शोध का उद्देश्य समाज की किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करना होता है। तो इस तरह ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, क्योंकि पहला कथन क्या कह रहा है, अनुप्रयोगात्मक शोध सामान्यीकरण और सिद्धांत के प्रतिपादन से संबंधित होता है। ऐसा थोड़ी ना है, कोई भी जब हम शोध करते हैं तो वो सामान्यीकरण और सिद्धांत का प्रतिपादन मात्र होता है, ऐसा नहीं है। जो हम अनुप्रयोगात्मक शोध करते हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो चाहे सामाजिक व्यवस्था पे है चाहे शैक्षिक व्यवस्था पे, उसमें एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य अनुप्रयोगात्मक शोध करते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है, पहला भी और दूसरा भी। दूसरा क्योंकि मूलभूत शोध का उद्देश्य समाज की किसी तात्कालिक समस्या, ऐसा नहीं है। जो भी मूलभूत शोध होंगे, यानी कि जो ट्रेडिशनल होंगे, जो मूलभूत पारंपरिक जो शोध होंगे, समाज का तात्कालिक समस्या का समाधान करना उनका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपके गलत हैं। 12वां प्रश्न है, जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तर के चयन के लिए उत्तरों का एक सेट दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है निश्चित विकल्प वाले प्रश्न, फिक्स्ड चॉइस प्रश्न कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 13वां प्रश्न है, कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग विषय वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी प्रतिदर्श का चयन इसलिए किया जाता है कि यह शोधकर्ता के लिए उपलब्ध है तो इसे कौन सा प्रतिचयन कहा जाता है? तो ये सुविधाजन्य प्रतिचयन कहा जाता है। अगर आप इसको पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे, आपके समझने की बात है, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है और आपको केवल ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, उसको अंतर्मन में अपने एक्सरसाइज करनी है, बस माइंड का एक्सरसाइज है और इसमें आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, जैसे 14वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि जब प्रतिदर्श का चयन इसलिए किया जाता है कि यह शोधकर्ता के लिए उपलब्ध है। जाहिर सी बात है, जब उपलब्ध है तो क्या है, सुविधाजन्य है। कहने का मतलब हमारे पास जो चीज़ें हैं उसका हमने प्रतिचयन किया, तो ये क्या है, सुविधाजन्य। हमारे पास जो सुविधाएं हैं उसका हमने वहन कर लिया। अगला है 15वां है, 2 कथन इसमें भी हैं और आपको बताना है कि गलत कौन सा है कौन सा सही है। तो इसमें जब 2 चरों के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है तो यह मिथ्या संबंध हो सकता है। तो ये पहला कथन सही है आपका। ठीक है, और क्योंकि यहाँ हो सकने की बात है, जरूर जाहिर सी बात है,
कोई संबंध प्रतीत होता है तो मिथ्या संबंध हो सकता है और सही संबंध भी हो सकता है। तो दोनों बातें जहाँ हो सकने की बात है तो कथन एक आपका सही है। लेकिन दूसरा कथन जो है आपका, दो चरों के बीच संबंध हमेशा प्रत्यक्ष होता है, उसमें किसी अंतर्वर्ती चर की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि दो चरों के बीच संबंध कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट रिलेशन हो, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो हमें दिखाई दे नहीं रही होती, प्रत्यक्ष नहीं हो रही होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए दूसरा कथन आपका गलत है, जबकि पहला कथन सही है। अगला है 16वां प्रश्न, एनालॉग अनुरूप मीडिया शब्द मुख्यतः निम्नांकित से व्युत्पन्न है। तो एनालॉग जो है ये श्रव्य ध्वन्यांकन से निकले हुए हैं, व्युत्पन्न का मतलब निकले हुए हैं। तो ये एनालॉग जो है, जिसका मतलब है अनुरूप मीडिया, ये श्रव्य ध्वन्यांकन यानी कि रिकॉर्डिंग से निकले हुए ये शब्द हैं। अगला है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, संप्रेषण में अर्थ निम्नांकित में किससे परे जाता है। तो संप्रेषण में अर्थ जो है वो शब्दार्थ विषयक से परे जाता है। शब्दार्थ विषयक को एक कंप्लीट भाषा में हम कोशार्थी कह रहे हैं, ठीक है। कोशार्थी या शब्दार्थ विषयक के परे जाता है। अगला है 18वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन से क्षेत्र हैं जिनके प्रौद्योगिकीय अभिसरण के कारण निहितार्थ होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें बी, सी और ई, ये तीन ऐसे प्रौद्योगिकीय अभिसरण है, अभिसरण के कारण निहितार्थ होते हैं, ऐसे ये क्षेत्र हैं। जैसे कि बी है संप्रेषण संदर्भ, ठीक है, संप्रेषण पेशेवरों का कार्य और संप्रेषण संगठनों की संरचना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके प्रौद्योगिकीय अभिसरण के कारण निहितार्थ होते हैं। अगला है 19वां प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में मीडिया प्रकार दिया गया है और दूसरी में उसके उद्देश्य दिए गए हैं। तो पहला है निगरानी। तो निगरानी का उद्देश्य क्या है? सूचना की आपूर्ति करना, यानी कि अगर आप कहीं नज़र बनाए रख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? वहाँ पे सूचना की आपूर्ति करना। नेक्स्ट है, अगला है सहसंबंध। तो सहसंबंध का उद्देश्य क्या है? व्याख्या करना। अधिप्रचार, अधिप्रचार का मतलब है जनमत को प्रभावित करना, ठीक है। और सांस्कृतिक प्रेषण, इसका मतलब है सुख प्रदान करना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट है, अगला 2 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही गलत बताना है। तो पहला है संकेत परक उपागम में संप्रेषण को उत्पादन और अर्थ के विनिमय के रूप में माना जाता है। जाहिर सी बात है ये आपका कथन सही है, क्योंकि संकेत परक उपागम जहाँ इंडिकेटर सिस्टम होता है वहाँ संप्रेषण को उत्पादन और अर्थ के विनिमय के रूप में माना जाता है। यानी कि जो हम प्रेषित कर रहे हैं, जो सामने वाले तक पहुँचा रहे हैं, उसे उत्पादन और अर्थ का विनिमय यानी कि बदला हुआ स्वरूप, यानी कि जो हम उत्पादित करते हैं, जो देते हैं वहाँ पे, और जो अर्थ बताते उसी का वो बदला हुआ स्वरूप है इंडिकेशन, ठीक है। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है प्रक्रिया, प्रोसेस उपागम संप्रेषण को संदेशों के प्रेषण के रूप में मानता है, बिल्कुल सही है। ये आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, अगला 21वां प्रश्न है। अब यहाँ देखिए फिर से आपको मैथ के प्रश्न आ गए हैं और इसमें पूछा है आपसे कि एक व्यक्ति एक बांड में 5,000 रुपये का निवेश करता है, जिससे उसे चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष में 4% वार्षिक दर से, दूसरे वर्ष में 5% वार्षिक दर से और तीसरे में 10% वार्षिक दर से मिलता है। तीसरे वर्ष की समाप्ति पर उस व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पे प्रश्न आपने सब ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैथ तो हाई स्कूल तक लगभग सब ने पढ़ी है, तो ये सबको पढ़ाया गया प्रश्न है। प्रतिशतता का प्रश्न, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, तो सबने पढ़ा है। लेकिन अब इस समय तक किसको इस बात का इल्म है, कौन इस बात को आत्मसात करके रख पाया है, वो देखने वाली बात होती है। तो अब हम यहाँ पे एक, जब आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, एक फार्मूला चलता था, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। तो ये जो फार्मूला था, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय, हिंदी में अगर कहा जाए, तो वही फार्मूला यहाँ पे लागू होगा। क्योंकि तीनों साल में अलग अलग ब्याज दर हैं, तो इसको हम दर को हम R1, R2 और R3 मान लेंगे, ठीक है। R1, R2 और R3, ठीक है। तो R1 क्या कह रहा है? पहले वर्ष में ब्याज दर 4%, ठीक है, दूसरे वर्ष में 5%, ठीक है, और तीसरे वर्ष में 10% है।
अब हमारा फार्मूला जो हो जाएगा A बराबर P, क्योंकि आप जानते हैं 1+R/100। पावर समय हर समय बराबर है, क्योंकि हर साल की बात कर रहा है वार्षिक दर से, ठीक है। पहले साल दूसरे साल तो समय एक ही साल की बात कर रहा है, हर साल, क्योंकि आपका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बदल जा रहा है। अब हम फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, पहला R1 करके फिर R2, ऐसे तीनों हल करेंगे। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा, हम आपको दिखा देते हैं कैसे लिखेंगे हम, और आपको ऐसे एकदम करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, वैसे ऐसे भी आ सकता है, लेकिन आपको एक प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्योंकि हम देखे हैं एग्ज़ाम में बहुत लोग शॉर्टकट यहाँ से याद करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद जो उनको मैनुअल जो बचपन से उन्होंने पढ़ा है वही वो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आ पाता है जब तक आप कैलकुलेशन अच्छे ढंग से करके, भाई तुक्का लगाना अलग बात है, लेकिन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप अपनी मैनुअल ढंग से ही कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा हम आपको बता दे रहे हैं, A बराबर P 1+R1/100, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1+R2/100, और तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1+R3/100। अब इसी में हमें R1, R2, R3 को रख देना है और इसे हल कर लेना है। तो जब हम इसको रखेंगे तो हो जाएगा A बराबर, अब P का मान यहाँ आपको पता है 5000 दिया है, ठीक है। 5000 का निवेश कर रहा है, तो यानी कि 5000 1+4/100, ठीक है, 1+5/100 और 1+10/100। इसको हल कर लेंगे, 4 25 चौको 100, 5 विषय हम 100, 10 दाम 100, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 25 एक कम 25 और एक 26/25 हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे पेज पे चलते हैं, हो जाएगा A बराबर 5000 गुणे, ठीक है। जब हम उसको हल करेंगे तो 26/25 हो जाएगा, और उसको और ज़्यादा सरल करेंगे तो दशमलव में आएगा 1.04, ठीक है, गुणे 5/100 जो 1+5/100 था, ठीक है, 22/20 हो जाएगा। तो उसका जब हम करेंगे तो 1.05 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, एकदम वही आएगा जो हम आपको यहाँ पे लिखा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं बताया जा रहा है। और अगले का जब हम करेंगे, जो 1/1+1/10 हुआ था, तो 10 एक कम 10 एक 11/10 हो जाएगा। तो 11/10 को हम 1.1, और जब इस सब को गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 6006। यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपका डी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये सरल है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति 8,60,000 रुपये की राशि अपने 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों और 2 भतीजों के बीच बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की तुलना में 4 गुना राशि प्राप्त होती है और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना राशि प्राप्त होती है, तो प्रत्येक पुत्री को कितनी राशि मिलेगी। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को आपको घुमाया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको जैसा वो कह रहा है वैसे पहले लिख लेना है। क्या है, पहले बताया इसने कि 5 बेटे, 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं और 2 भतीजा हैं, ठीक है। इन सब को मिला करके क्या कह रहा है कि वो 8,60,000 रुपये की राशि को इन सब में बांट रहा है, ठीक है। क्या हो गया, 5 बेटा, ठीक है, 4 बेटी और 2 भतीजा, इनके बीच में कितने रुपए बांट रहा है, 8,60,000, ठीक है। अब बात आती है कि कह रहा है यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की तुलना में 4 गुना राशि प्राप्त होती है, यानी कि 4 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे की तुलना में 4 गुना, यानी कि भतीजे को अगर हम डी मान लें
तो डी की तुलना में डाटर नहीं, डी को कितना मिल रहा है, यानी कि एक डाटर को 4 गुना राशि प्राप्त हो रही है किसके, नेफ्यू यानी कि भतीजा, तो यहाँ हो जाएगा 4n। एक डी को 4n राशि प्राप्त हो रही है, समझ रहे हैं, यानी कि एक भतीजे को जितना मिलना है उसका 4 गुना एक पुत्री को मिल रहा है। दूसरा पुत्र को क्या कह रहा है, प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना राशि प्राप्त हो रही है। प्रत्येक पुत्र को यानी कि सन को, यस फॉर सन, यस को कितना 5 गुना भतीजे का, भतीजा यन मतलब नेफ्यू भतीजा, समझ लीजिए, डी मतलब डाटर, यस मतलब सन, ठीक है, यानी कि डाटर बराबर 4 नेफ्यू 4 भतीजा, ठीक है, 4 भतीजा मतलब बात समझ रहे हैं, 4 गुना भतीजे का 4 गुना डाटर को मिल रहा है, और पुत्र को कितना, भतीजे का 5 गुना मिल रहा है। अब हम यहाँ पे ये आपका हो गया, ये तो एक समीकरण हो गया, डी बराबर 4n। अगले पेज पे चलते हैं हम। अब आपको क्या हो जाएगा, अब हम इसको कंपाइल जब करेंगे तो हो जाएगा ये 5 × 5n, 5 गुना है ना, और 5 लड़के हैं भाई, भतीजा का जो है, भतीजे का 5 गुना बेटों को मिल रहा है, यानी कि 5n हो गया, और बेटे कितने हैं 5, प्लस बेटियां कितनी हैं 4, और 4 बेटियों को 4 गुना मिल रहा है भतीजों का, ठीक है, और प्लस भतीजे कितने हैं 2, 2n बराबर, अब इतना बराबर टोटल के बराबर हो जाएगा 8.6 लाख। अब इसी को हल कर लेंगे, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, और 2 16 2 18, 5 23 20 43, टोटल कितने हो गए, टोटल हो जाएंगे 43n, 43n बराबर 8,60,000, ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 860/43, तो 43 दूना 86, समझ गए, तो यहाँ पे इसको काटोगे तो n बराबर आ जाएगा 20,000, ठीक है, n बराबर 20,000। अगले पेज पे चलते हैं, n बराबर 20,000 को पुट कर देंगे किसमें, जैसे यहाँ पे d बराबर 4n था, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, अब देख लीजिए क्या पूछा है, n बराबर यानी कि एक भतीजे को 20,000 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या था, यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक पुत्री को कितनी राशि मिलेगी, तो एक पुत्री को कितनी राशि मिलेगी 4n राशि मिलेगी, तो n बराबर कितना आया 20,000, तो 4 × 20,000 कर देंगे, 20 × 4 = 80,000, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है बहुत आसान, लेकिन आपको बस एक बार समझ लेना है, और समझ गए तो फिर तुरंत उत्तर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 1 के समान है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। अब जैसे 0.011, पहला ऑप्शन देखिए, 0.011 का स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे 1.1 का स्क्वायर इंटू 0.01 का होल स्क्वायर किया है। जब इनका हम स्क्वायर करेंगे, अभी आपको हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, 0.011 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, नीचे ऊपर नीचे करके गुणा कर लीजिएगा, हमने किया है तब आपको बता रहे हैं, इसका ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 0.3 बार 0.121 अपान 1.1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 × 1.21 इंटू जब 0.01 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.0001। अब हम देख लेंगे कि पॉइंट के कितने, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक पॉइंट के बाद हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और सेम अंक हैं, यानी कि 3 0 यहाँ, 3 0 से 3 0 काट दिए, 1 2 1 है यहाँ, 1 2 1, ठीक है, डायरेक्ट कट गए, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अगला है रीजनिंग के क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में फ्रैक्शन का कार्फ
कार्फनॉइट और सिस्टम को सिस्मेट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उक्त कूट भाषा में मटेरियल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? आप देख रहे हैं ना, फ्रैक्शन को क्या कर दिया है, फ्रैक्शन को कार्फनॉइट, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान देना है यहाँ पे, और सिस्टम को सिस्मेट कर दिया है। बात को समझना, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन लिखा था, अब फ्रैक्शन को सी से, देखो सी से बदल दिया, सी से इधर की ओर चला, ये CARFNOIT, ठीक है, ऐसा लिख दिया। और सिस्टम में यस से चेंज किया इसने तीसरे अंक से, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बीच से चेंज किया है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे 8 अंक थे तो चौथे से आधा इधर का ले लिया, आधा इधर का, और चौथा जो अंक था उसको बीच में कर लिया। यहाँ 6 अंक है तो 6 अंक से, यानी कि बीच से आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए कितने अंक है आपके, MATERIAL, मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 3 6 2 8 अंक हैं, चौथे अंक से आप बदल दीजिए, ठीक है। आपका हो जाएगा, जैसे मटेरियल लिखा है MATERIAL, टोटल 2 2 4 2 6 2 8 अंक हो गया। यहाँ ई से बदलिए, ETAM, ठीक है, LAIR, इटैम लेयर हो गया। तो ये आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में से, वैसे आसान रीजनिंग है, बस केवल समझना है आपको, हर प्रश्न पे आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है, तभी आप लगा पाएंगे। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में किस संख्या को प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करना चाहिए? अब यहाँ पे है 51, 51 से कितना हो गया, 153, ठीक है। 153 से 76.5, फिर उससे क्या हुआ, उससे 229.5 हो गया, फिर 114.75 हो गया, फिर 344.25 हो गया। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है कि कर क्या रहा है, ठीक है। जैसे आप 51 से कितना हो गया है, 153, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का है, 102 का डिफरेंस है। और 102 का डिफरेंस यानी कि 51 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 102। बात को समझिए, 51 में 2 से गुणा करिए, कितना आएगा, 102, और 102 को 51 में जोड़ दिया तो कितना आ गया, 153 आ गया, ठीक है। अगला क्या हुआ, 153 था, अब क्या हो गया, 76.5 हो गया। तो 76.5 को, अब 76.5 कहाँ से आया, तो इसमें देखिए, जैसे देखिए 76.5 क्या है, 76 पॉइंट, अब यहाँ पे इसको 2 से भाग दे दिया, 153 को 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 76.5 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब उसने फिर क्या किया कि 76.5 को 76.5 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। 76.5 इंटू 2 कर दिया तो आ गया इसका, वही आ जाएगा 153। और 153 को अगर हम 76.5 में जोड़ देंगे, ठीक है, 153 को 53 में 76.5 अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 229.5, यानी कि एक बार उसको जोड़ना है, जैसे 51 का दूना करके जोड़ा, फिर उसको 2 से भाग कर दिया, फिर इसका दूना करके उसमें जोड़ रहा है, समझ रहे हैं, फिर उसको 2 से भाग कर दिया, ठीक है, फिर ऐसा इसके दूना करके उसमें जोड़ा, फिर 2 से भाग कर दिया, यानी इंटू 2 भागे 2, इंटू 2 भागे 2, यही कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंटू 2 किया था तो 344.25 आया था, अब इसको 2 से इसने
भाग कर दिया तो 172.125 आ गया। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो 25 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है आपको, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते ही हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारी रफ्तार भी बढ़ जाएगी और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए धैर्य बना करके इसको पूरा देख लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। आपको जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है डिट्टो इसी पैटर्न पे ही आने हैं। यानी कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको ये ऐसे मिलने वाले हैं कि जो अगर आप इसका रिवीजन कई बार करके जाएंगे तो एकदम यही पैटर्न आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और इस पैटर्न को फॉलो करिए। अगला है 26वां प्रश्न। निम्नलिखित कथन किस प्रकार के तर्क दोष का एक उदाहरण है? दिया है हाथी उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ वनस्पत पेड़ पौधों की प्रचुरता है। संभवतः इसलिए हम शिकागो चिड़ियाघर में कोई भी हाथी नहीं देख पाएंगे। तो ये किस प्रकार का तर्क है? तो ये उपलक्षण तर्क दोष है। जैसा कि शिकागो में नहीं देख पाएंगे का क्या मतलब है? कहने का मतलब शिकागो जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु में नहीं आता है। शिकागो जो है उष्णकटिबंधीय, अब यहाँ पे आपको पता है कि नहीं पता है शिकागो क्या कहाँ है कैसे है, इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है, ये एक तर्क का विषय है। तो यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट दिया। भाई जाहिर सी बात है हाथी या कोई अन्य जानवर वहीं ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे जहाँ उनके रहन सहन और खान पान की व्यवस्थाएं होंगी। तो शिकागो में क्या है कि संभवतः इसलिए हम शिकागो चिड़ियाघर में कोई भी हाथी नहीं देख पाएंगे। तो ये किस तरीके का है? उपलक्षण तर्क दोष है। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि शिकागो में, तो शिकागो के चिड़ियाघर में कोई भी हाथी नहीं देख पाएंगे इसका ऐसा ये नहीं कि वहाँ पे खाने या उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं है तो इसलिए नहीं देखें। भाई चिड़ियाघर में हो सकता है कि वहाँ पे हाथी रखा ना गया हो, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे उपलक्षण तर्क दोष है। अगला है 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन कोई भी मेढक स्तनपायी नहीं है कि समतुल्य है? तो समतुल्य कौन सा है? इसमें सभी गैर स्तनपायी गैर मेढक हैं, कुछ गैर स्तनपायी गैर मेढक नहीं, कुछ स्तनपायी गैर मेढक है, कोई भी स्तनपायी मेढक नहीं है। जाहिर सी बात है अगर दिया है कि कोई भी मेढक स्तनपायी नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। भाई मेढक कोई स्तनपायी नहीं होता है, तो कोई भी स्तनपायी मेढक नहीं है। एकदम क्लियर कट ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी मेढक स्तनपायी नहीं है तो कोई भी स्तनपायी मेढक भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। तो इसका 27वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है यदि प्रतिज्ञप्ति कुछ मेढक स्तनपायी नहीं होते हैं असत्य के रूप में दी गई है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति को तात्कालिक रूप से असत्य होने के रूप में अनुमानित किया जा सकता है? अगर दिया है कि कुछ मेढक स्तनपायी नहीं होते हैं, असत्य दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोई भी मेढक स्तनपायी नहीं होता है। यही आपका उत्तर सही हो जाएगा 28वें का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ इस प्रकार से संबंधित है कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकती हैं? नीचे दिया गया है, आपको ये सारे रीजनिंग चल रहे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको 10 प्रश्न मैथ के लगभग और 10 ही प्रश्न लगभग रीजनिंग के मिलेंगे। तो इसमें सभी बाघ नरभक्षी हैं, कुछ बाघ नरभक्षी हैं, कुछ बाघ नरभक्षी नहीं हैं और कोई भी बाघ नरभक्षी नहीं है। तो यहाँ पे सभी बाघ नरभक्षी हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकती हैं? देखो कुछ बाघ नरभक्षी हैं ये कभी असत्य नहीं हो सकता और ये सत्य हो ही सकता है, ये सत्य ही है, ठीक है। कुछ बाघ नरभक्षी हैं बिल्कुल सही है और कुछ बाघ नरभक्षी नहीं है ये भी सही है। तो ये बी और सी ये असत्य नहीं हो सकते, ये दोनों सत्य ही हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है न्याय। भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्याप्तवा सिद्ध तर्क दोष का एक उदाहरण है? जहाँ जहाँ भी आग है वहाँ वहाँ धुआं है, ठीक है, ये व्याप्तवा सिद्ध तर्क दोष का एक उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31।
दिया है MS एक्सेल में B9 सेल का मान 3 है और B10 सेल का मान 6 है। आप दोनों सेलों का चयन करते हैं और फिल हैंडल को नीचे B13 तक खींचते हुए ले जाते हैं। फिर यहाँ पे फिल नहीं, फिर होगा, फिर हैंडल को नीचे B13 तक खींचते हुए ले जाते हैं। सेल B11, B12 और B13 की अंतर्वस्तु होगी। तो जब हम उसको खींचते हुए नीचे तक ले जा रहे हैं तो वो सब अपने आप का दोगुना होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका जैसे B9 का मान 3 है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9, 12, 15 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है B9 सेल का मान 3 है, B10 सेल का मान 6 है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आते हैं। तो कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, ये तीनों आपको एकदम से कहने का मतलब जो इसके बेसिक्स हैं वो आने चाहिए। अगला है वेब 3.0 का वह घटक कौन सा है जो चीज़ों को उस प्रकार से वर्णित करता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये क्या होता है, ये अर्थगत यानी कि सीमेंटिक वेब होता है। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको सही बता दूं कि कंप्यूटर जैसे है तो आपको यहाँ पे चीज़ें रटनी पड़ेंगी, आपको याद करना पड़ेगा। अब अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे या फिर गलत करके आएंगे। सीधी सी बात है भाई, हम भी जो आपको बता रहे हैं ये हमने इसके आंसर्स, इसके सॉल्व ढूंढ करके ही ले करके आए हैं, तभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके क्वेश्चन गलत होंगे। नेक्स्ट है नीचे आंतरिक बाह्य कंप्यूटर स्मृति के संबंध में। और एक और बात, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो हो सकता है यहीं से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो आप ध्यान से देखिएगा। नीचे आंतरिक या बाह्य कंप्यूटर स्मृति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहला है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आंतरिक स्मृति का एक उदाहरण है, तो ये कथन आपका गलत है। अगला है दूसरा, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग डाटा पूर्तिकर यानी कि बैकअप को संचित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है, दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। एक चीज़ और ध्यान देनी है, वैसे वहाँ पे बाइलिंगुअल पेपर होगा और आप दोनों कुछ चीज़ों में जैसे रीजनिंग है, ठीक है, यहाँ कंप्यूटर है, इसमें आप इंग्लिश वर्जन भी जब आप उसका देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी जो है वो ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती है कंप्यूटर में या रीजनिंग में जा कर के। ठीक है, तो आप दोनों इसका देखिएगा। वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, नहीं तो मैं इसमें बाइलिंगुअल था हमारे पास ये पेपर, मैं आपको बाइलिंगुअल दिखा देता, लेकिन पेपर या वीडियो बहुत बड़ा हो जाने की वजह से हमने केवल यहाँ पे हिंदी को ही ज़्यादा प्रेफर किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है संपीड़ित वीडियो फाइलों के लिए मानक फॉर्मेट MPEG है। दूसरा, WAV फाइलें संपीड़ित नहीं होती हैं। और तीसरा है कोई संपीड़ित फाइल किसी नेटवर्क पर अधिक तीव्रता से प्रेषित होगी। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें, तो इसका तीनों सही है, A, B और C तीनों इसका सही है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ईमेल सॉफ्टवेयर की विशेषता बताई गई है और विवरण आपको आगे दिया गया है। पहला है कार्बन कापी। कार्बन कापी क्या होता है, आपको एक बार में एकाधिक व्यक्तियों को कोई ईमेल भेजने देता है। कार्बन कापी का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान, अगर माइंड खुला रखेंगे आप तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे कार्बन कापी का मतलब एक से अधिक किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, तो आपको एक बार में एकाधिक व्यक्तियों को कोई ईमेल भेजने देता है, तो ये कार्बन कापी हो गया, 1 और 2 हो जाएगा। दूसरा है ईमेल सिग्नेचर, आपको ईमेल पर व्यक्तिगत डाटा जोड़ने देता है, तो ये ईमेल सिग्नेचर हो गया। तीसरा है एड्रेस बुक, तो आपको संपर्क विवरण संचित करने देता है, ये एड्रेस बुक हो गया। फाइल अटैचमेंट चौथा है, आपको आपके ईमेल के साथ एक फ़ोटोग्राफ भेजने देता है, ये फाइल अटैचमेंट। मोस्टली आप लोग ईमेल भेजते होंगे तो फाइल अटैच करते हैं, तो वहाँ से इस चीज़ को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 36वां प्रश्न है, संधारणीय विकास लक्ष्यों SDG को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है, तो इसे एजेंडा 30 के रूप में जाना जाता है, एजेंडा कार्यसूची 30। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर इसमें बताने हैं। अधिकांश मृदाएं क्षैतिज परतों में स्तरीकृत होती हैं जिन्हें मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, बिल्कुल गलत है।
अगला है मृदा में संस्तरों का अनुप्रस्थ परिच्छेदित दृष्टिकोण मृदा संस्तर कहलाता है, ये भी गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के उतार स्खलन डाउन हिल स्लाइड से हेतु प्रयुक्त सामान्य पद क्या कहलाता है? तो ये जो है बृहद क्षरण कहलाता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं। प्रत्युर्जन वे द्रव्य हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को जो है ये सक्रिय कर देते हैं। अगला दूसरा है आंतरिक पर्यावरण में प्रत्युर्जनों का सांद्रण बाहरी हवा से 1000 गुना उच्चतर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है प्रत्युर्जन का मतलब होता है एलर्जेंस। आपको यहाँ पे ये समझना है, प्रत्युर्जन शुद्ध हिंदी एकदम लिखा है। तो एलर्जेंस वे द्रव्य होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय, भाई अगर आपको कोई एलर्जी एक बार हो जाती है, एक सीधी सी बात है, तो वो फिर दोबारा उसके लिए आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम आपका उसको लेकर के मजबूत हो जाता है, एक एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। ठीक है, एक प्रतिरक्षी तैयार कर लेता है, फिर वो दोबारा उसको नहीं होने देता है। ठीक है, वो सक्रिय, वो जब भी वो उस तरीके का एलर्जन आएगा तो वो एक्टिव पहले से रहेगा और उसको देखते ही वो किल कर देगा। अगला दूसरा कथन में बताया कि आंतरिक पर्यावरण में प्रत्युर्जनों का सांद्रण बाहरी हवा से 1000 गुना उच्चतर हो सकता है, यानी कि बाहर अगर कोई प्रयत्न किए हैं आप किसी एलर्जी से बचने के लिए, बाहर कोई सिस्टम आपने बनाया है तो उससे 1000 गुना बेहतर अंदर का सिस्टम हो जाता है आपका उस एलर्जन के प्रति। ठीक है, तो इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको दोनों पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों आप साथ में पढ़ते रहिएगा, जहाँ प्रश्न ना समझ में आएगा तब आप करिएगा। ठीक है, तब आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों के एक प्रकार अस्थायी कार्बनिक यौगिक BOC में से कौन सा पादपों दलदलों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उत्सर्जित होता है? तो ये है टर्पीन। ठीक है, टर्पीन जो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ये पादपों दलदलों आदि से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब यहाँ पे GS का क्वेश्चन है, तो ये शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार लाना, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला है 42वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य थे? तो भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के जो कार्य हैं वो इसके ऑप्शन, इसमें B सही है, B, C और D। महिलाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर संघ सरकार को सलाह देना, दूसरा है महिलाओं की शिक्षा में स्वैच्छिक संगठनों को सम्मिलित करना, ठीक है, और तीसरा है महिलाओं की शिक्षा प्रगति का आवधिक रूप से आकलन करना। तो ये B, C और D 3 ऑप्शन इसमें सही हैं। अब इसमें पहला था कि विश्व में महिलाओं के आंदोलनों को प्रोत्साहन देना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद बना है ना भाई, विश्व महिला शिक्षा परिषद तो है नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ए वाला। और ई में दिया है उन विचार गोष्ठियों और सर्वेक्षणों को हतोत्साहित करना, निगेटिव बात कर दी गई, तो ये दोनों गलत हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि विश्व की बात कर रहा है और हमने राष्ट्रीय स्तर पे ये काउंसिल बनाई है, तो ये नहीं होगा। और ई वाले में हतोत्साहित करने की बात, भाई कोई काउंसिल बनाएंगे तो वो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बनाएंगे, पॉजिटिव वहाँ पे चीज़ें होंगी, तो इसलिए ये ई वाला नहीं सही है। तो बाकी बचे 3 विकल्प B, C और D सही हैं। अगला है 43वां प्रश्न है, UGC द्वारा उच्चतर अधिगम संस्थानों में प्रारंभ किए गए विद्यार्थी प्रवेश कार्यक्रम SIP स्टूडेंट एंट्रेंस प्रोग्राम के निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य हैं? ठीक है, पहला है इसमें दिया है उच्चतर शिक्षा संस्थान की भावनात्मक या बौद्धिक ऊर्जा एवं मूल्यों को मन में बैठाना। बिल्कुल सही है भाई, जब आप किसी संस्थान में जा रहे हैं तो उस भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरीके से उसको उसका जो उस संस्थान का मूल्य है वो आप में आत्मसात होना चाहिए कि किस उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं, और वहाँ का जो सिनेरियो है, जहाँ वहाँ का जो सिस्टम है, उसको अपने आप में आत्मसात करना है। दूसरा है देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में अवसंरचना में सुधार लाना। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, जब आप किसी अधिगम संस्थान में प्रारंभ किए गए, अब किसी एक पर्टिकुलर संस्थान में जा रहे हैं ना, तो वहाँ की बात करेंगे, पूरे देश का ठेका थोड़ी ना आपने ले लिया है, आप तो एक जगह जा रहे हैं, तो उसी दिशा में सुधार करेंगे।
तीसरा है निहित क्षमताओं को विकसित करना और उच्चतर शिक्षा के नए प्रवेशकों में एक सकारात्मक अभिवृत्ति प्रदीप्त करना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको और बेहतर बनाइए, उनको विकसित करिए और उच्चतर शिक्षा के नए प्रवेशकों में एक सकारात्मक अभिवृत्ति प्रदीप्त करना, यानी कि जो भी आपसे हो सकता है आप उस दिशा में, उच्चतर शिक्षा की दिशा में कार्य करिए। अगला है डी, घनिष्ठता, आत्मीयता की भावना और विशेषाधिकारों में उत्तरदायित्व संबंधी जागरूकता का पोषण करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ए, सी और डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शिक्षा संस्थान को मई 1958 में एक विश्वविद्यालय में उत्थापित किया गया और जिसे आरंभ में टाटा परिवार के उदार दान के कारण वर्ष 1911 में स्थापित किया गया था? तो ये है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और आपको इसको याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 45वां प्रश्न है भारत में प्राचीन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय बिहारों के साथ संबंध के रूप में विकसित हुए? यानी कि कौन से ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनका संबंध बौद्ध विहारों के साथ था और उनके साथ ही वो विकसित हुए? तो इसमें आपका ये नालंदा और ओदंतपुरी, ये जो दो विश्वविद्यालय हैं, ये इनका संबंध बिहारों के साथ था और उन्हीं के संबंध के रूप में ये विकसित भी हुए। अब आगे एक गद्यांश दिया गया है आपको और उस गद्यांश के आधार पे आपको उत्तर करना है। लिखा है चित्रल पर अफगानिस्तान का दबाव जो कि 1876 के उत्तरार्ध में कश्मीर के प्रति इसकी निष्ठा के कारण भारतीय साम्राज्य के अत्यधिक निकट पहुंच गया था, वर्ष 1882 में गंभीर हो गया क्योंकि अफगानिस्तान ने इस भूभाग पर अपने एक संरक्षित राज्य के रूप में दावा किया। यद्यपि भारत सरकार ने इस दावे का तत्काल खंडन किया। चित्रल में और उसके चारों ओर कथित रूसी जटिल कथानकों से चिंता और बढ़ गई। कश्मीर में नव स्थापित रेजिडेंट न तो दरबार पर नियंत्रण कर सका और न ही ब्रिटिश भारतीय सरकार हुंजा तथा नागर के अशांत नायकत्व पर नियंत्रण कर सकी। वर्ष 1885 के पंजडेह संकट से भी उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध करने की आवश्यकता के संबंध में ब्रिटिश सेना के विचार ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली। अतः यह केवल संयोग नहीं था कि वर्ष 1885 में दो खोजी मिशन, एक कर्नल लोरवार्ड डिप्टी कार्टर मास्टर जनरल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में गिलगिट तथा चित्रल होते हुए हिंदुकुश के दक्षिण की भूमि का सर्वेक्षण करने तथा दूसरा चीनी तुर्किस्तान तथा पामीर की ओर जे इलियास के नेतृत्व में सर्वेक्षण करने के लिए भेजे गए थे। इसी बीच श्रीनगर रावलपिंडी कार्ट रोड को गिलगिट तथा चित्रल तक बढ़ाए जाने के संबंध में रक्षा समिति की सिफारिशों को डफरिन ने अनुमोदित किया था। नए कमांडर इन चीफ एफ रॉबर्ट्स ने यह भी सुझाव दिया था कि हमें चित्रल तथा गिलगिट के चारों ओर स्थित देश पर राजनीतिक नियंत्रण करना होगा ताकि दोरा दर्रा द्वारा चित्रल तक की पहुंच तथा वाखन द्वारा गिलगिट तक की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अब इससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि किस व्यक्ति को चीनी तुर्किस्तान के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? जे इलियास को सौंपी गई थी। ने इलियास लिखा है इन्होंने, जे इलियास को सौंपी गई थी। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि हमने तो पैराग्राफ पूरा पढ़ दिया, ठीक है। आपके पास अगर समय है तो पूरा पैराग्राफ पढ़िए, अदरवाइज आप पहले प्रश्न पढ़िए और सही तरीका यही है, पहले प्रश्न पढ़िए और प्रश्न के अकॉर्डिंग उस पैरा में ढूंढ लीजिए, ठीक है, और ढूंढ करके तुरंत उत्तर कर दीजिए। तो इसमें ये भी ऑप्शन पहला, इसमें पहले जो 46 नंबर का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आपका बी सही है। अगला है चित्रल के चारों ओर स्थित क्षेत्र में किस देश के परस्पर विरोधी दावे देखने को मिले? तो इसमें जो है आपको अफगानिस्तान, रूस और ब्रिटेन, ये तीनों के दावे देखने को मिले क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन, भाई अफगानिस्तान तो था ही, ठीक है, और रूस अलग, उस रूस का तो बॉर्डर ही है वो, ठीक है, और ब्रिटेन शासित, ये हमारा जो भारत था ये ब्रिटेन शासित था। तो ये ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि विकल्प, सही विकल्प इसमें चुनना है। चित्रल तक पहुंच वाखन द्वारा थी। दूसरा है हिंदुकुश के दक्षिण स्थित भूमि तक चित्रल तथा गिलगिट द्वारा पहुंचा जा सकता था। सारे क्वेश्चनों के उत्तर आपको पैरा में ही मिल जाएंगे। तो इसमें कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है क्योंकि चित्रल तक पहुंच वाखन द्वारा नहीं थी। तो ये गलत है पहला क्वेश्चन क्योंकि इसमें थी लिखा है, और दूसरा जो है सही है क्योंकि हिंदुकुश के दक्षिण स्थित भूमि तक चित्रल तथा गिलगिट द्वारा पहुंचा जा सकता था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करने में अंग्रेजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? तो चित्रल, हुंजा और नागर तीनों को
जो है नियंत्रित करने में चुनौतियों का सामना अंग्रेज़ों को करना पड़ रहा था। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिया है अफगानिस्तान का चित्रल पर संरक्षित राज्य के रूप में दावा, पंजडेह संकट, कश्मीर के प्रति चित्रल की निष्ठा। तो इसमें पहला हो जाएगा कश्मीर के प्रति चित्रल की निष्ठा, फिर अफगानिस्तान का चित्रल पर संरक्षित राज्य के रूप में दावा, और लास्ट हो जाएगा इसी को पंजडेह संकट कहा गया। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी, ए और बी। तो ये थे आपके 50 प्रश्न। अब जैसा कि आपने देखा कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से हैं, बाकी जीएस के क्वेश्चन हैं और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। तो सब मिलाकर 50 प्रश्नों की ये पूरा ये फर्स्ट पेपर आपका है 50 प्रश्नों का। और ये वीडियो जो है हमने पूरा आपका ये फर्स्ट पेपर का वीडियो है। तो आप एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट पेपर में नहीं पास हुए तो आपका जो है मेन पेपर वो चेक भी नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और आप जितनी मेहनत अपने सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि उतनी मेहनत आप इस पे करिए, लेकिन हाँ उससे कम भी ना करिए, कम से कम 2 घंटे डेली ज़रूर इस पे दीजिए। क्योंकि अगर ये आपका थोड़ा सा भी मिस हुआ तो फिर आपका वो पेपर चाहे जितना आप अच्छा कर जाएंगे वो चेक नहीं होगा। तो ये रहे आपके नेट परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को देखिए और अपनी परीक्षा को और ज़्यादा धार दीजिए अपनी तैयारी को, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के किसी भी सप्ताह में आपका नेट का एग्ज़ाम हो सकता है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नेट एग्ज़ाम के लिए। आगे और भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।